Welcome to YouTube, our electrical word channel. Power swing blocking transient state stability steady state stability को मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रहा हूँ और मैंने इसमें कुछ वर्कशॉप टाइप के लेक्चर, मेरे क्लासरूम लेक्चर भी शामिल हैं और कुछ ये ऐसे लेक्चर हैं जिसमें कि राइटअप है बहुत ज़्यादा। और जो क्लासरूम वाले वो मैंने इंटरेक्टिवली ड्राइंग बना के सामने ड्रॉ करके उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आप इन लेक्चर्स को उनके साथ मिला के पढ़ें या उनको साथ बाद में या पहले ज़रूर पढ़ लें जिनकी पे लिखा होगा क्लासरूम सेटिंग, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने इंटरेक्टिवली डायग्राम को खुद बना करके ड्रॉ करके समझाया है। बाकी जो राइटअप वाली हैं ये मैंने एक रिपोर्ट से आईटीपी ली की जिसका मैंने रेफरेंस इसमें दिया है। जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो उसको जा कर के पेपर को पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत ही उम्दा पेपर है और बहुत डिटेल में हर चीज़ डिस्कस की गई है। तो वो मैं एक और भी सिलसिला शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि जो मैं रिसोर्स मटेरियल के लिंक्स जमा करके ज़रूरी जो हैं वो भी अलग अलग टॉपिक के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि वो सर्कुलेट करूँ आप लोगों को, ताकि जो लोग एमएस या पीएचडी कर रहे हैं उनको पेपर को जो ढूंढने के अंदर टाइम लगता है उसमें उनको फ़ायदा हो जाए। तो देखिए ये वाली जो मेरी वो है स्कीम में लेक्चर, ये मैंने क्लासरूम सेटिंग में ड्राइंगें बना के अलग अलग भी की है, खुद ड्राइंग बनाई है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग इसी रिपोर्ट से ली है, उसका हवाला मैंने यहाँ पर दिया है। तो जिसको ये रिपोर्ट पढ़नी है तो वो ये टाइप कर ले, ये पूरा यहाँ पर ये वाला ये सिलसिला ये सारा यहाँ पर ये जो लिखा है इसको पढ़ ले और उसके बाद वो उस पर चला जाए उनके पेपर पे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रेफरेंस देना ज़रूरी है ताकि ये रिपोर्ट बड़ी उम्दा है, आप लोग इसको खुद पढ़ लें। अब कन्वेंशनल मेथड पावर स्विंग ब्लॉकिंग के क्या है। पावर स्विंग ब्लॉकिंग के नुकसानात मैं बता चुका। आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, कैस्केडिंग ऑफ ट्रिपिंग हो जाती है, टरबाइन वगैरह पे मैकेनिकल स्ट्रेसेस आते हैं और आउट ऑफ फेज होने की वजह से ब्रेकर की ड्यूटी बढ़ जाती है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब सवाल ये पैदा होता है ब्लॉक कैसे करें। तो ब्लॉकिंग के ऊपर मैंने क्लासरूम सेटिंग में भी बना दी है और ये मैंने डिटेल में लिख दिया है ताकि लिखने के बाद आपको एक ज़्यादा कुछ लिखा हुआ मैटर मिल जाए ताकि आप उससे कॉपी करके अपने नोट्स बना लें। तो इसमें कई तरीके होते हैं। कन्वेंशनल उनको नाम दिया गया है जो पुराने कह लो, और जो थोड़े से नए होते हैं वो उनको कह लो कि भाई एडिशनल या एडवांस या न्यू कह लो, लेकिन न्यू तो कोई नहीं, सभी पुराने ही होते हैं। तो वो उसके हिसाब से दो तीन चीज़ें मैंने अलग से आपको बताई हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कंसंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंने बनाया था ब्लेंडेड स्कीम बताई थी मैंने, और कंटिन्यूस मेजरमेंट इम्पीडेंस। ये तीनों मैंने इंटरेक्टिवली खुद ड्राइंग बना के और वाइट बोर्ड पे आपको मार्कर के साथ बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ें और इसको आप समझें कि आपके ये नोट्स हैं जो कि मैंने रेफरेंस इसीलिए दे दिया कि मैंने वहाँ से लिया है। बाकी वो मैंने अपने एक्सपीरियंस और जो मैंने और बहुत से पेपर पढ़े, किताबें पढ़ी, उसका निचोड़ निकाल के मैंने वो डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश की है। अब कन्वेंशनल जो इसमें देखें ये क्या होता है उसमें मैं बता चुका हूँ कि यूज़ द डिफरेंस बिटवीन द इम्पीडेंस रेट ऑफ चेंज ड्यूरिंग ए फॉल्ट एंड ड्यूरिंग पावर स्विंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन ए फॉल्ट एंड स्विंग। बार बार मैंने उन लेक्चर में बताया है कि जब फॉल्ट आएगा तो बहुत तेज़ी से लोड की जो मेजर्ड इम्पीडेंस है वो तब्दील होता है। मेजर्ड इम्पीडेंस VII का जो रेशो है बहुत तेज़ी से तब्दील होता है, जबकि पावर स्विंग के केस में बहुत स्लोली होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर्ड इम्पीडेंस निकालें तो पावर स्विंग में बहुत तेज़ आएगा और रेट ऑफ चेंज जो है वो स्लो होगा इन केस ऑफ पावर स्विंग। तो इसी थ्योरी के मद्देनज़र और इसको सामने रखते हुए ये जो MZ लिखा है ना ये वही है मेजर इम्पीडेंस, तो इसी को सामने रखते हुए वो ये स्कीम डिज़ाइन की जाती है कि इनमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से जो इम्पीडेंस है वो कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये बेसिक थ्योरी है। एक बात बस इतनी सी याद कर लें कि डिफरेंस बिटवीन इम्पीडेंस रेट ऑफ चेंज ड्यूरिंग फॉल्ट एंड ड्यूरिंग ए पावर स्विंग, बस इतनी सी बात। क्या डिफरेंस इन रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पीडेंस, कब? फॉल्ट के केस में और पावर स्विंग के केस में। तो बस आपको सारी थ्योरी याद हो जाएगी और कुछ भी मज़ीद बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये इतना सा जिस्ट याद कर लें, पढ़ने का टाइम बहुत कम होता है
इतनी सी बात पढ़ नोट कर लें, आप अलग से एक जुमला लिख लें बस। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम कंसल्टिंग स्कीम करते हैं। मैंने वाइट बोर्ड में पूरी समझाई है कि जो आपके जोन की सेटिंग होती है उसके बाहर एक और सेटिंग बना देते हैं हाई वाली, उससे भी हाई इंपीडेंस की, जो कि आपकी ट्रिपिंग की सेटिंग है। जैसे ही वो आपका लोड वाली लाइन जो होती है, अगर आप वो दूसरी वाली मेरी देखें पावर स्विंग वाली, वो वाली देखें आप, जिसमें लिखा पावर स्विंग स्टेबल एंड अनस्टेबल, एक आपको मिलेगी वीडियो पावर स्विंग स्टेबल अनस्टेबल, उसमें आप पढ़ें तो आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि किस तरीके से जो मेजर इम्पीडेंस है वो तब्दील होता है और किस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाता है, यानी जोन्स को क्रॉस करता जाता है और किस तरह वापस बाहर थर्ड जोन से चला जाता है। तो एक बाहर फिक्टिशियस जोन बनाते हैं, ये देखिए फिक्टिशियस जोन बना दिए, ये सेटिंग है ना, एक बाहर और बना दिया, ये सेटिंग आखिरी अगर है तो एक और बना दिया, ये आखिरी है एक और बना दिया, ये अगर अंदर है, ये मैंने सारी वाइट बोर्ड पे बना बना के, और फिर वो जो लोड वाला मेरा लोड को मैंने जाहिर किया उसमें बाकायदा कि किस तरह से लोड का जो लोकस है अब चेंज, अगर वो लोड का ये जो लोड है इस तरह से आए कम होते होते और वापस चला जाए, इसका मतलब होगा बैलेंस हो गया और सिस्टम बच गया। और अगर ये ऐसे एंटर होकर के इधर जाते ही जाए, यहाँ से एंटर होकर जाते ही जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पावर अनस्टेबल हो गया सिस्टम और फिर वो नॉकआउट हो जाएगा, यानी कि आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा। तो ये मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया, प्लीज़ गो थ्रू माई दोज क्लासरूम टाइप लेक्चर्स, अगर आप इन बातों को समझना चाहते हैं। लिखा हुआ तो बहुत होता है, वहाँ मैंने क्लासरूम में हिस्सों में बना बना के समझाया, बहुत साफ डायग्राम बनाई है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं, वो आप इसको पढ़ के सकते हैं, देख सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो डिसएडवांटेज इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि एडवांटेजेस इसके काफ़ी हैं, लेकिन ये इसकी में यूज़ ही नहीं होती, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर ये इंटर हो जाता है ना उसके अंदर, तो फिर ये बड़ी मुश्किलात भी होती हैं। तो इसके अंदर इसको आप ये याद रख लें कि ये कम यूज़ होने लगी है। फिर ये एक ब्लेंडर स्कीम है जो कि फिर भी ज़्यादा यूज़ होती है, यानी दो लाइन पैरेलल टू द लाइन इम्पीडेंस खींच दी जाती हैं और उन दोनों के दरमियान में जब वो पावर स्विंग आता है और वो लोड का मेजर इम्पीडेंस जो है वो उसके अंदर दाखिल होता है एक से, और जब दूसरे के पास पहुंचता है या करीब आता है या उसको भी यानी कि टच करता है, क्रॉस करता है, तो उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो नोट किया जाता है और वो थ्रेशोल्ड की एक्सेडिंग होती है। और अगर वो बहुत तेज़ी से आ रहा है तो इसका मतलब है फॉल्ट है, और तेज़ी से नहीं आ रहा है तो मतलब ये है कि वो फॉल्ट नहीं है। ये देखें, ये लोड आया और ये लोड वापस चला गया, और अगर ये लोड ऐसे चला गया जो है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है फॉल्ट है, अब ये लोड जो है ये काबू में नहीं है, यानी पावर स्विंग काबू में नहीं है और ये ट्रिपिंग हो जाएगी। तो ये जो है ना, इससे डिटेक्शन होता है। तो अब इसी जो डिटेक्शन है ना, असल में यही मतलब हुआ कि इसको ही इसी तरह आप वहीं पर ब्लॉकिंग कर देते हैं, यानी उस लम्हे के लिए जब आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले दिखाया कि आपका जो था लोड अंदर की तरफ इंक्रोच करती जा रही है लाइन, तो फिर उसी वक्त रिले के अंदर ऐसे प्रोविज़न करते हैं कंसल्टिक में भी, प्लानर स्कीम में, कि वो रिले की जो उस वक्त कुछ मिली सेकेंड के लिए रिले जो थे ब्लॉक हो जाए और ट्रिपिंग को ब्लॉक कर दे और ना हो ट्रिपिंग, और सिस्टम आपका बच जाए। तो इसको ये दोनों इस तरह की स्कीमें इस्तेमाल होती हैं। अब ये एक जो है ना, ये ज़रा लेटेस्ट है, कंटिन्यूस इम्पीडेंस मेजरमेंट, इस पर मेरी क्लासरूम सेटिंग में लेक्चर है, मैंने उसमें डेल्टा स्लोप की कैलकुलेशन करके बताया है, हर पॉइंट पे स्लोप की ये कैलकुलेशन मैंने dy बाई डी टी करके या dy बाई डी एक्स या डेल्टा बाई डी टी करके मैंने समझाया है। तो प्लीज़ गो थ्रू माई कंटिन्यूस इम्पीडेंस कैलकुलेशन वाली जो अप्रोच है डिटेक्शन की या ब्लॉकिंग की, उस पर जाके देखें। तो अगर ये रेट ऑफ चेंज कंटिन्यूस इम्पीडेंस बड़ी तेज़ी से अगर हो रहा है, इसका मतलब है फॉल्ट है, और अगर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पीडेंस है तो ये हर वक्त ही मेजर कर रहे हैं, समझो ये कंटिन्यूस मेजरमेंट है, इसका नाम ही कंटिन्यूस मेजरमेंट है। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है कौन सा फॉल्ट। तो डिटेक्शन जो है ना और ब्लॉकिंग, वो कुछ अलग अलग ना समझे, जो डिटेक्ट कर रहे हैं ना बस वहीं पर उसी लम्हे जो आप रिले को ब्लॉक भी कर रहे हैं, डिटेक्ट हुई और ब्लॉक हो गई रिले 5, 10, 15, 20 मिली सेकेंड के लिए, ताकि वो उसमें अगर स्टेबल हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर सिस्टम जो है ऑपरेट कर जाए। ये मेरी बहुत सी वीडियो, सैकड़ों वीडियो हो चुकी हैं, 350 के करीब पहुंच चुकी हैं। आप लोग इनको पढ़ें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं,
मैं बार बार कहता हूँ मेरा फ़ायदा नहीं है कोई, के व्यूज़ इसमें लाखों में नहीं आने वाले। इंजीनियरिंग है वो भी बड़ी सख्त किस्म की इंजीनियरिंग में बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। आप देख लें, ये तो बड़ा आसान है कि मैं ओवर कंडीले पे 4 निकाल देता और मैं न्यूट्रल ग्राउंडिंग और इसी पे मैं 4-5 वीडियो बना देता, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस और फलाना। लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। आप देखें, अगर आप अपना खुद इंसाफ करें, पावर स्विंग ब्लॉकिंग पे आपको कितने लेक्चर मिलेंगे, पावर स्विंग डिटेक्शन पे कितने मिलेंगे, पावर स्विंग के ऊपर अलग अलग आपको फिनोमेना कैसे होता है उस पर कितने लेक्चर मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि खासी मेहनत से इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। और सिर्फ वजह यह है कि मैं चाहता हूँ जितना बिल में सबको दे दिया जाए, सबको बांट दिया जाए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, जूनियर्स को। और वो कुछ नहीं, मुझे आप लोगों से दुआ चाहिए कि ये मेरा जो है इल्म बांटने का सिलसिला, ये इसको कामयाब अल्लाह मियां करे। अल्लाह हाफिज़।